अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूं। बल्कि ये वीडियो सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने रिसर्च थीसिस को जो है वो लिख सकते हैं आसानी के साथ। उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और कमोबेश हर यूनिवर्सिटी के और हर लेवल पे, बेशक आप एमएड की रिसर्च कर रहे हैं, बीएड की कर रहे हैं, आप जो है एमफिल लेवल पर कर रहे हैं, पीएचडी लेवल पर कर रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स यही होते हैं। कुछ जनरल चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इसलिए ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी। तो ये इस राइटिंग अ क्वांटिटेटिव रिसर्च थीसिस के हवाले से ये वीडियो नंबर 1 है। और इस वीडियो में हम डिफरेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे कि एक रिसर्च थीसिस जो है उसके सेक्शंस कौन कौन से होंगे और उन सेक्शंस के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आएंगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च इसलिए लिखा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है। मोस्टली जो है हम क्वांटिटेटिव पैराडाइम में काम करते हैं, तो जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो डिफरेंट पैराडाइम्स हैं रिसर्च की। तो हम जो है क्वांटिटेटिव को डिस्कस करेंगे। और अमूमन अगर आप जो है नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं और आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव ही होगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस की बात करते हैं कि कितने सेक्शन होते हैं रिसर्च थीसिस के। किसी भी तरह का रिसर्च थीसिस हो उसके 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक को डील करता है। इनकी हम 1 बाय 1 इसी वीडियो के अंदर मज़ीद डिटेल भी देखेंगे। सेक्शन 2 जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को डील करता है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको डिटेल में देखने के लिए हम आगे जब हम हर स्लाइड पे इसको देखेंगे एक एक सेक्शन को, तो तब डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 जो है वो रिसर्च डिज़ाइन और मेथडोलॉजी से रिलेटेड होता है। सेक्शन 4 जो है वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट से मुतल्लिक होता है। सेक्शन 5 जो है डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन से रिलेटेड होता है। और लास्ट पे जो है राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट और द समरी ऑफ द वर्क होता है। लिखा ये एब्स्ट्रैक्ट या समरी जो है किसी भी रिसर्च थीसिस में सबसे पहले जाता है, लेकिन इसका जो लिखने का जो अमल है इसका, वो आपकी पूरी जब आप रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं उसके बाद लिखा जाता है। तो इसे हम लिखने के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे मैंने बाद में लिखा है। तो चलते हैं जी आगे। हाँ जी, सेक्शन 1 को डील करते हैं। सेक्शन 1 में क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है हम टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, टॉपिक पे भी एक डिटेल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर ब्रीफली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फिर फर्दर हम नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोज़ होंगी उसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम किस तरह से बनती है, इंट्रोडक्शन कैसे बनता है। तो ये जो है हमारे सेक्शन 1 के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम जो हमारी रिसर्च स्टडी है उसमें हमें प्रॉब्लम क्या है जिसका हम सोल्यूशन चाहते हैं। फिर इंट्रोडक्शन आएगा, उस प्रॉब्लम को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, आपके माइंड में ये प्रॉब्लम कहाँ से आया। ठीक है जी। बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम होगा, उसका बैकग्राउंड देंगे, रैशनल, थ्योरेटिकल और द कंसेप्चुअल बैकग्राउंड आप बताएंगे उसका कि थ्योरी में ये चीज़ें किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं और कहाँ पे जो है आपको स्टडी के दौरान ये लगा कि ये वाला प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगी। फिर आप पर्पस ऑफ स्टडी के बारे में बताएंगे कि इस स्टडी को आपको करने का मकसद क्या है। फिर आप जो है रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस होगी। हाइपोथेसिस जो है वो एक एसेंशियल चीज़ नहीं है। रिसर्च क्वेश्चन होते हैं या फिर रिसर्च ये हाइपोथेसिस होता है, कुछ भी हो सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस, इनमें से ये चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होगी कि मेरी स्टडी से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप स्कूल्स पे स्टडी कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि इससे जो है वो लर्नर को फ़ायदा होगा, टीचर्स को फ़ायदा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिलेटेड टू एजुकेशन उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, उन लोगों का जिक्र करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा, जो उससे प्रॉब्लम से लिंक करते हैं लोग। एजम्पशन, आपने इस स्टडी में जो है वो डिफरेंट एजम्पशंस क्या क्या की हुई हैं। लिमिटेशंस जो हैं, आपकी लिमिटेशन क्या थी जब आपने इस स्टडी के ऊपर काम किया, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ा आपको। डिलिमिटेशन की बात आएगी कि आपने इस स्टडी को कैसे जो है वो लिमिटेड किया है।
ठीक है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स पे काम करना चाहते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं, तो आपने जो है 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स पे काम किया, ठीक है। तो आपने डीलिमिट किया अपनी स्टडी को सिर्फ 5th ग्रेड के ऊपर। फिर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ टर्म हैं, उनके ऊपर आप बात करेंगे जो भी आपकी रिसर्च से रिलेटेड होंगी। जैसे मैं आपको जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस या इस तरह की कोई बात कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स बार बार इस्तेमाल हो रही होंगी उनकी आप डेफिनेशंस देंगे। उसके बाद जो है हमारा दूसरा सेक्शन जो है, इसे दूसरा चैप्टर भी हमारा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बात करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, आप जो प्रॉब्लम और जो वेरिएबल्स होते हैं आपकी स्टडी के, आप उनके बारे में रीड आउट करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका लिटरेचर जो है वो किन हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसमें आप कहेंगे कि मैं वेरिएबल्स के बारे में बात करूँगी। दूसरे सेक्शन में जो है यानी सब सेक्शन होंगे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। फिर आप कहेंगे कि मैंने डिफरेंट आर्टिकल जो इस पैराए में पढ़े हैं और उनकी डिफरेंट जो है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाते हैं, डिफरेंट थ्योरीज इस डायरेक्शन में जो एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक्शन बनाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर आप लिटरेचर रिव्यू में जो आप हर किसी की साइटेशन देके कि इस ऑथर ने ये कहा, इस रिसर्चर ने ये कहा, इस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा, ये इसकी थ्योरी है, आप जो है इसका एक फ़्लो बनाएंगे, ठीक है। फिर रिव्यूइंग द लिटरेचर, आप जब लिटरेचर पढ़े थे आप उसको इंटरप्रेट भी करेंगे साथ साथ कि मैंने ये पढ़ा और मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है इसके बारे में, और उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे होंगे लिटरेचर के साथ साथ। देखिए हर लिटरेचर में जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी एक जैसी तो नहीं होंगी ना, उनके उसके कंट्रास्ट में भी होंगी या उसके पैरेलल भी होंगी, तो उनको उस तरह से आप स्ट्रक्चर करते चले जाएंगे। फिर एंड पे जो है आप समरी देंगे कि मैंने जो इन 2 वेरिएबल्स के बारे में या 3 वेरिएबल्स के बारे में या इस थ्योरी के बारे में एक्सटेंसिव जो स्टडी की है, ओवरऑल मेरी कितनी स्टडीज़ हैं वो इसकी फेवर में जा रही हैं, इतनी स्टडीज़ जो हैं वो इसके अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है। इस तरह से आप समरी इफेक्ट भी दोगे, क्योंकि लिटरेचर इटसेल्फ एक लंबी स्टडी होती है, काफ़ी सारे पेजेस पे मुश्तमिल होती है। मोस्टली जो हमारा इवन जो एमफिल का भी थीसिस होता है उसमें भी एटलीस्ट 35 या फिर इवन 50 पेजेस भी होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। मेन जो हमारी उसमें चीज़ें बन रही होती हैं वो लिटरेचर रिव्यू की होती हैं। तो इतनी स्टडी, और हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम तकरीबन एटलीस्ट जो है 15 से 20 स्टडीज़ तो इस डायरेक्शन में पढ़ें जिन वेरिएबल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आगे सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 जो है वो रिसर्च डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होता है। आप देखिए हम इस सेक्शन में ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो हमने टॉपिक में अपनी प्रॉब्लम डिफ़ाइन की है या सेक्शन 1 में प्रॉब्लम डिफ़ाइन की है, उसके लिए जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं या उस को जो है जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम हल कैसे करेंगे, उसके लिए रास्ता कौन सा होगा, ये प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू जो है हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, रिसर्च डिज़ाइन होगा, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी होगी, फिर सैम्पलिंग टेक्निक जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा सैम्पल होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, हम जो है इंटरव्यू करेंगे, हम जो है क्वेश्चनर इस्तेमाल करेंगे, हम जो है कोई जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी वो। फिर डेटा कलेक्ट कहाँ से होगा, एथिकल कंसिडरेशन में कि जब हम अपने पार्टिसिपेंट से डेटा ले रहे होंगे तो उस दौरान हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमने उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, अगर वो विलिंग हैं आपकी स्टडी का पार्ट बनने के लिए तो ठीक है, अगर वो विलिंग नहीं है तो आप जो है उन्हें जो है वो कह लें कि बाउंड नहीं करेंगे। कोई अगर क्वेश्चनर फिल करना चाहता है तो ठीक है, यानी उनकी मर्ज़ी का ख्याल रखना, और बहुत सारी एथिकल कंसिडरेशन हो सकती हैं। आप अगर किसी स्कूल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक फॉर्मल जो है वो एक लेटर साइन करवाएंगे कि आई वांट टू स्टडी दीज थिंग्स इन योर स्कूल, और जो है आप वहाँ के प्रिंसिपल से साइन करवाएंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर डेटा प्रेजेंट आप कैसे करेंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स, उनके बारे में आप बताएंगे, और फिर आप ये बताएंगे कि आप जो है जो आपके हाइपोथेसिस हैं या फिर आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है वो आप
उनके क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट होगा, जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, नंबर्स की फॉर्म में आ गया, फिर आप उन पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उनका कोई ना कोई करेंगे। उसके हिसाब से जो है आप डाटा को कलेक्ट करने के बाद उनसे कोई ना कोई मीनिंग निकालेंगे। वो मीनिंग जो है वो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर करेंगे उनसे रिसर्च क्वेश्चंस के। फिर या फिर अगर आपके हाइपोथेसिस हैं तो वन बाय वन आप हाइपोथेसिस का रिज़ल्ट देंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा था कि जो आपका ये अंदाज़ा है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो होमवर्क में जो है वो पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेते, तो आपने इस तरह की अगर कोई स्टडी कंडक्ट की है तो उस रिसर्च क्वेश्चन के आप फिर उसमें परसेंटेज देंगे कि इतने परसेंट स्टूडेंट जो है वो पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं और इतने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो अदर सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह से आंसर डायरेक्ट जो है आपके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो है वो डायरेक्ट लिंक करना चाहिए आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ, और आपको पता चले कि आपकी स्टडी जो है वो जो आपने स्टार्ट में जो है ऑब्जेक्टिव्स रखे थे या रिसर्च क्वेश्चन जिनको आप एड्रेस करने जा रहे थे उनके आपको आंसर इस स्टडी के अंदर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, समरी ऑफ फाइंडिंग्स देंगे। फिर हमारा 5वां जो सेक्शन है वो ये होगा कि हमने जो भी हमारे रिज़ल्ट्स आए होंगे उनको जो है हम डिस्कस करेंगे कि इनमें जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा आपको। फिर आप कंक्लूड करेंगे कि मेरी स्टडी जो है वो ये रिज़ल्ट्स देती है। ठीक है, यानी आप जो कुछ करना चाह रहे थे आप उसमें कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, किस हद तक कामयाब हुए हैं। फिर आप रिकमेंड करेंगे कि मैंने इस डायरेक्शन में काम किया कि फ़र्दर इस डायरेक्शन में किस तरह के काम की ज़रूरत है। ठीक है, फ्यूचर स्टडीज़ जो हैं वो आप उनके बारे में रिकमेंड करेंगे। ये तो हमारे बेसिक 5 सेक्शंस हो गए। अब एब्स्ट्रैक्ट जो है जो कि सबसे एंड में लिखा जाता है वो बेसिकली आपके तमाम पूरी स्टडी जो होती है उसका एक जो है निचोड़ होता है और आपको बताता है कि भाई किस तरह से आपने स्टडी कंडक्ट की है। ये जो है 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये एक जनरल रूल है और आप ये प्रपोज़ किया जाता है कि आप इसको ब्रीफ लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन जो है आपकी पूरी स्टडी जो आपकी मोर देन 100 पेजेस की स्टडी है उसको ना पढ़े, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को अगर पढ़े तो उसे ये आइडिया हो जाए कि इस स्टडी में आपने क्या क्या किया, यानी ये इटसेल्फ जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर होल स्टडी होनी चाहिए। पैकेज योर इंटायर स्टडी इन एन एनवेलप दैट कैन कैरी ओनली at least 250 words. It should be written in such a way as to provide a motivation and with potential reader appetite to want to read the entire work। यानी उसे आपको बहुत अट्रैक्टिव करके और बहुत मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करना है ताकि जो है रीडर उसको पढ़ने के बाद उसमें क्विस्ट जो है वो आए कि वो आपकी इंटायर स्टडी पढ़े। बाकी जो है ये हमने डिफरेंट सेक्शन डिस्कस की हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। मज़ीद डिटेल वीडियोस इनकी जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।